जय हिंद दोस्तों। तो लक्ष्मीकांत सर के बुक से जो हम लोग सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसी सीक्वेंस में अब जो टॉपिक है वह यूनिट 5 है। ठीक है, यूनिट 4 तक हम लोग क्या किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करने के बाद हम लोग यूनिट 5 में आए हैं जिसका टाइटल क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इस बात को अच्छे से याद करना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड इट्स टेरिटरी। अब यहाँ पे बात ये आता है कि पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक क्या किससे डील करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर ये जानते हैं। तो आप सभी लोग किताब खोले हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो याद रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या कहे गए हैं कि आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले जब बात यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो कंट्री का जो नेम है उसको क्या रखे गए हैं, इंडिया भी रखे गए हैं और भारत भी रखे गए हैं। आपको पता है डिबेट हुए थे कि कुछ लोग चाहते थे कि इंडिया रखे, कुछ लोग भारत, तो फाइनली क्या हुआ, बोले गए कि इंडिया दैट इज भारत रख देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है, इसका मतलब हमारा फेडरेशन किस तरह के है, तो यहाँ पर यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किए गए। अब सवाल ये आता है कि इंडिया दैट इज भारत ने क्या एडप्ट किया है, एडप्ट किया है मिक्स ऑफ बोथ, एडप्ट किया यानी कि इंडिया और भारत को। लेकिन यहाँ पे जो फेडरेशन है, फेडरेशन की जगह पर हम लोग क्या इस्तेमाल किए हैं, वर्ड जो कि क्या है, हम लोग यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किए हैं। तो यूनियन क्यों इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। यूनियन क्या होता है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, इस बात को आप याद रखना। अब आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 में क्या हुआ है, आर्टिकल 3 में क्या हुआ है, 3 कैटेगरीज में रखे गए हैं टेरिटरीज को। आर्टिकल 3 में क्या किए गए हैं, सॉरी थोड़ा सा फैन चल रहा है, अगर आपको डिस्टरबेंस की आवाज़ आ रही थी पहले तो मैं भूल गया था उसको ऑफ करना। ठीक है, तो आप याद रखना यार। तो आर्टिकल 1 की बात हो रही है, आर्टिकल 1 में क्या हुआ, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं टेरिटरी को, यानी कि इंडियन टेरिटरी को क्या किया गया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया को 3 पार्ट में। पहला क्या है, टेरिटरी ऑफ स्टेट, दूसरा क्या है, यूनियन टेरिटरी, और तीसरा जो है ऐसे टेरिटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कभी क्या किए गए हैं, एक्वायर कर लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल सिक्किम, गोवा। तो बाद में अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो उसको यूनियन टेरिटरी में लेकर आ रहे हो, तो साथ साथ आप टेरिटरी का भी रिकॉग्निशन दोगे, बाद में उसको सिटीजनशिप भी दोगे, सिटीजनशिप है तो फंडामेंटल राइट भी दोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, लेकिन 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 ये है कि जो पार्ट 21 है वहाँ पर क्या किए गए हैं, पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए गए हैं कि स्पेशल प्रोविजंस कुछ स्टेट्स को दिए गए हैं, जैसे कि आप याद रखना 12 स्टेट्स। ठीक है, 12 स्टेट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट, ठीक है, टोटल 7 सिस्टर्स है उधर, नॉर्थ स्टेट के सभी स्टेट एक्सेप्ट मेघालय। इस बात को आप याद कर लो, इसको याद करने का तरीका क्या है, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट एक्सेप्ट मेघालय। तो टोटल कितने हो गए उधर, 6 स्टेट हो गए। दूसरा कौन सा हो गया, तो महाराष्ट्र और उसके बगल में गुजरात, इसको याद कर लो, 8 हो गए। अब आंध्र प्रदेश और उससे निकला हुआ कौन सा, तेलंगाना। ठीक है, अब गोवा और कर्नाटक अगल बगल देख लो। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 6 + 6 कितने हो गए, 12। क्या है, इन लोगों को क्या हुआ है, जहां स्टेट को एज अ क्लास, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो जनरल प्रोविजंस होते हैं वहां पर ओवरराइड करता है। ठीक है, दूसरी बात,
जो 5th और 6th शेड्यूल है उसमें क्या हुआ है कि सेपरेट प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, शेड्यूल एरियाज़ के, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर, ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर, विद इन दी स्टेट की बात हो रही है, विद इन दी स्टेट की बात हो रही है। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया। इस चीज़ को आपने अंडरलाइन कर लिया होगा, किताब में आपने मार्क कर लिया होगा। दूसरी बात, इंडिया क्या है, सोवरेन स्टेट। हम लोग ने डिस्कस किया था प्रियम्बल में कि किस तरह नेचर है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। तो इंडिया क्या है, सोवरेन स्टेट है। तो इंडिया अगर सोवरेन स्टेट है तो एक्वायर कर सकता है फॉरेन टेरिटरीज को, ठीक है, जो इंटरनेशनल लॉ के मोड्स या इंटरनेशनल लॉ के अनुसार, जो रिकॉग्नाइज्ड मोड्स है उसके अनुसार। तो ये रिकॉग्निशन या फिर रिकॉग्नाइज मोड कौन कौन सा है इंटरनेशनल लॉ के अनुसार, तो उसको सेशन की बात करता है, ऑक्यूपेशन की बात करता है, या कंक्वेस्ट कर सकता है, या सब्जुगेशन कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ने कौन कौन से स्टेट को क्या किया है, एक्वायर किया है। तो पहला हो गया आपका दादर एंड नगर हवेली, है ना। दूसरी बात हो गया आपका गोवा, दमन एंड दीव। उसके बाद हमारा पुडुचेरी हो गया, सिक्किम हो गया। इस चीज़ को आप याद कर लेना। दूसरी बात, जब बात होती है आर्टिकल 1 की तो हम लोग जान गए इंडिया डेट इज भारत, है ना। लेकिन जब बात आर्टिकल 2 में है तो अब याद रखना इस बात को कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वह इंडिया की मैप को रीड्रॉ कर सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 2 में क्या कहे गए हैं, आर्टिकल 2 में ये कहा गया है एक्सटर्नल जो बाउंड्रीज है उसके रिलेटेड बात कही गई, यानी एक्सटर्नल की बातें कही गई। ये है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एडमिट कर सकता है यूनियन ऑफ इंडिया में, या एस्टेब्लिश कर सकता है यूनियन ऑफ इंडिया में कोई भी नया स्टेट, ठीक है, जो भी टर्म और कंडीशन उसको सही लगता है, किसको, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। अब बात, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या कर सकता है, आर्टिकल 2 में इसके पास पावर है कि वो एडमिट कर सकता है यूनियन ऑफ इंडिया में कोई भी नया स्टेट को, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी पावर ये क्या है, दूसरी पावर ये दिया गया है कि वह नया स्टेट को, वो नया स्टेट को क्या कर सकता है, वह नया स्टेट को क्या कर सकता है, नया स्टेट को स्टैब्लिश कर सकता है, नया स्टेट को क्या कर सकता है, स्टैब्लिश कर सकता है। ये था आर्टिकल 2, 1 एंड 2 हो गया, बचा आप 2 और आर्टिकल। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 3 में। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वह स्टेट को क्या करे, रिकॉग्नाइज करे, वह स्टेट को क्या करे, रिकॉग्नाइज करे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, आर्टिकल 3 की बात होती है, याद रखना। आर्टिकल 2 जो हो एक्सटर्नल बाउंड्रीज की बात करता है, उसको नया स्टेट बनाने की, जो बाहर है उसको अपने इंडियन स्टेट का पार्ट बनाने की, ठीक है, इंडियन यूनियन का पार्ट बनाने के लिए। लेकिन आर्टिकल 3 जो है, जो पहले से इंटरनली है उसकी बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 ये कहता है कि इंडिया या फिर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कोई भी नया स्टेट को सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट or part of a state or by uniting any territory to a part of any state। कैसे, सबसे पहले किसी भी स्टेट के एरिया को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, या किसी भी स्टेट के एरिया को क्या कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है, या किसी भी स्टेट के बाउंड्रीज को क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, या किसी भी स्टेट के नाम को क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। तो इसको आप याद रखना, ये क्या कर सकता है, अंडर आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट फिदा कर सकता है, क्या फिदा कर सकता है, फॉर्म न्यू स्टेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट। दूसरी बात क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है द बाउंड्रीज, डिमिनिश कर सकता है बाउंड्रीज, स्टेट के बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, उसकी नेम को क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। तो आर्टिकल 3 में कौन सी पावर है, तो फिदा का पावर है। अब फिदा क्या है आप देख लो एक बार,
ठीक है। ओवरऑल इस बात को हमेशा याद रखना, जो इंडियन यूनियन है ना, वो क्या है? इंडियन यूनियन क्या है? इट इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, जो कि अमेरिकन फेडरेशन से बिल्कुल अलग है। हमारा जो यूनियन है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन स्टेट को क्या कर सकता है? पार्लियामेंट डिस्ट्रक्ट कर सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है? ना ही यूनियन को इंडिस्ट्रक्टेड किए जा सकते हैं और ना ही स्टेट को क्या कर सकते हैं? इंडिस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है। वी आर हैविंग एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द, ठीक है, टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अ फॉरेन टेरिटरी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इस चीज को ये कवर नहीं कर सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि फॉरेन टेरिटरी से अगर आपको चाहे वो सीड करना हो या देना हो, इसको आप अंडर आर्टिकल 3 में नहीं डील कर सकते हो। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आप आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो? ये काम कर सकते हो। ठीक है। अब क्या हुआ? अब आपके पास जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, जो कि आपके यहाँ लिखे हैं। मैं बताऊंगा कि कोई भी स्टेट को कैसे ऑल्टर की सकते, आर्टिकल 3 का क्या प्रोसीजर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में ये कहा, जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, कि सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट require a constitutional amendment. It can be done by executive action as it does not involve the cession of Indian territory to a foreign country. तो जब तक किसी फॉरेन कंट्री को सेशन की बात ना हो, तब तक वो अमेंडमेंट की बात नहीं होती है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि सेटलमेंट की बात हो रही है, बस सेटलमेंट की बात हो रही है कि भाई मुझे सेटलमेंट करना है, तो उसको आप एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से कर सकते हो। ठीक है। 368 के जरिए आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि आपके बुक में भी लिखा हुआ है, हम लोग ने पढ़ा है क्या? 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, जो कि आपको पता होगा कि 111 इनक्लेव बांग्लादेश को दिए गए थे और 51 इनक्लेव्स बांग्लादेश ने इंडिया को दिया था। ठीक है। ये किसके प्रोसीजर के थ्रू हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है। ओके। लेकिन याद रखिएगा, अब ये जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है, इसको प्रोटेक्ट किए गए हैं आर्टिकल 4 के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पर बात ये हुई थी कि डिमार्केशन ऑफ, यहाँ पे जो 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ये किस लिए थी? क्योंकि 6.1 किलोमीटर का जो अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्टेट्स थे, उसको डिमार्केशन करने थे। और यहाँ पर क्यों ज़रूरत था? क्योंकि 4 स्टेट्स यहाँ पर क्या हुआ? अमेंडमेंट्स की ज़रूरत थी, जैसे कि असम। अब बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा स्टेट बाउंड्री टच करता है? तो असम हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गए। तो ये सब क्या करते हैं? बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री को टच करते हैं। और साथ साथ इसको फर्स्ट शेड्यूल में भी क्या किए गए थे? अमेंडमेंट किए गए थे। ठीक है। तो इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये है, वो है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। स्टेट और इंडियन टेरिटरीज का इवॉल्व कैसे हुआ है? तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। आपको पता होगा कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था हमारा, उस समय टोटल हमारे पास कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात होती है, वो ये कहे थे कि या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लो, या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या फिर रिमेन इंडिपेंडेंट। तो 552 में
549 ने क्या किया, इंडिया के फेवर में ज्वाइन कर लिया। लेकिन बाकी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया ज्वाइन करने से। तो हम लोग जानेंगे इस बात को, लेकिन पहली बात सुनो। जब इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया का, जब आज़ादी हुई, तो पॉलिटिकल यूनिट्स को क्या किए गए, 2 पार्ट में डिवाइड किए गए। एक था कौन सा, ब्रिटिश प्रोविंस, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। जो दूसरी बात थी वो क्या था, प्रिंसली स्टेट्स थे, जो कि नेटिव प्रिंस के रूल के अंडर में थे। लेकिन ब्रिटिश क्राउन उस पर क्या करती थी, हम लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, पैरामाउंटेसी को क्या करते थे, सब्जेक्ट को एक्सरसाइज करते थे। तो टोटल कितने थे, 552 थे। ठीक है, अब ये जो 3 जो रिफ्यूज कर दिए थे इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने से, पहला हैदराबाद जो थे, हैदराबाद कैसे हुआ, पुलिस एक्शन के थ्रू क्या किए गए, इसको इंडियन यूनियन में लाए गए। दूसरी बात जूनागढ़, जूनागढ़ ने क्या हुआ था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्या थे, मींस ऑफ रेफरेंडम के थ्रू क्या किए गए थे, हम लोग ने इंडियन यूनियन में ज्वाइन किया। और जो कश्मीर थी, वो कश्मीर जो था वो क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, 1947 का वार आपको पता होगा, राजा हरि सिंह एंड ऑल, ये सब। ठीक है, ये था। अब क्या हुआ कि जब सभी स्टेट आ गए तो 1950 में, है ना, 1950 में, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप याद रखना कि पार्ट ए में कौन था, पार्ट बी में कौन था, पार्ट सी में कौन थे, पार्ट डी में कौन थे। लेकिन सबसे पहले कैटेगराइजेशन याद रखो कि पार्ट ए स्टेट कौन से थे। तो 1950 में क्या हुआ कि इंडियन यूनियन स्टेट्स का 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ। टोटल उस समय कितने थे, 29 स्टेट्स थे। ठीक है, टेरिटरीज को, यानी कि पॉलिटिकल यूनिट्स कितने थे, 29 थे। जो पार्ट ए थे उसमें टोटल कितने थे, 9 पॉलिटिकल यूनिट्स थे। और ये 9 कौन से थे, जो गवर्नर्स के प्रोविंस थे, गवर्नर के प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट। ठीक है, ये पार्ट ए थे। अब ये पार्ट बी कौन से थे, तो पार्ट बी जो कि 9 प्रिंसली स्टेट थे, लेकिन उसके पास क्या था, लेजिस्लेचर था। ठीक है, अब पार्ट सी कौन सा था, तो पार्ट सी वो था जो 10 चीफ कमिश्नर्स के द्वारा रन किए हुए प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया के, प्लस इसमें साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स भी थे। और जो पार्ट डी थे उसको कहते हैं सॉलिटरी स्टेट्स। तो पार्ट डी कौन सा था, अंडमान एंड निकोबार एकमात्र था, आप याद रखना इस बात को। ये थे जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स थे। ठीक है, पार्ट सी में क्या थे, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थे। ठीक है, तो पार्ट सी में थे। और पार्ट डी में क्या था, जो सॉलिटरी थे, जो कि अंडमान एंड निकोबार। ये था आपका 4 फोल्ड डिवीजन। अब क्या हुआ कि जब धर कमीशन आया, और प्लीज आपको पता होगा धर कमीशन के बाद JVP कमेटी भी, तो आपका हेडिंग है। अब इसको यहाँ पे फोकस करो। जून 1948 में क्या हुआ, जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन थे, इसके धर थे, उसको क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। जिन्होंने, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इस बात को आप याद रखना, जिन्होंने अपने रिपोर्ट को 10 दिसंबर 1948 में क्या किया, जमा किए। और उन्होंने ये क्या कहा कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है ऑन द बेसिस ऑफ, किस पर होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे होने चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर के बेसिस पे होनी चाहिए। इसका मतलब इन्होंने किस चीज़ को एक्सेप्टेंस किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव के बेसिस पे, ना कि लिंग्विस्टिक के बेसिस पे। तो इसको नहीं एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी कमेटी, जिसको हम लोग कहते हैं JVP कमेटी, इसको दिसंबर 1948 में क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और JVP क्यों, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल, और P फॉर पताभी सीतारामैया, जिन्होंने अप्रैल 1949 में क्या किया, अपनी रिपोर्ट को जमा किया। और इन्होंने जो लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्टेट था, उसको रिजेक्ट कर दिया।
फाइनली सभी के डेट याद रखो, अक्टूबर 1953 में क्या किया गया, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्या किए गए, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्या किए गए, क्रिएट किए गए। कैसे क्रिएट किए गए, और वो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था, अक्टूबर 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 53 1953 में कौन सा था, आंध्र स्टेट थे। और ये आंध्र प्रदेश जो था उसको, जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे उसको मद्रास स्टेट से क्या किया गया, अलग कर दिया गया। क्यों अलग किया गया, क्योंकि 56 डेज का हंगर स्ट्राइक से पोती श्री रामुल्लू का क्या हुआ था, निधन या फिर डेथ हो गए थे, जिससे क्या होता है काफ़ी वो प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे थे। आपको पता है किस तरह का उसका वहाँ पर नेचर हो गए थे वहाँ के प्रोटेस्ट के। तो अक्टूबर 1953 में क्या हुआ, सबसे पहले आंध्रा स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और उसके बाद जब लिंग्विस्टिक के बेसिस पे किया तो उन्होंने क्या किया, फैजल अली कमीशन को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट किया दिसंबर 1953 में। इसका मतलब आंध्रा स्टेट के फॉर्मेशन के बाद। और ये थी 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसके मेंबर थे फैजल अली, जो फैजल अली क्या थे, चेयरमैन थे, के एम पानीकर, और तीसरा थे एच एन कुंजरू। इस बात को आप याद रखना। और इन्होंने रिपोर्ट कब जमा किया था, सितंबर 1955 में। इस चीज को आप याद रखना। ओके, इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने क्या किया कि एक्सेप्ट किया, किस चीज को एक्सेप्ट किया, कि लैंग्वेज को एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। लेकिन इन्होंने रिजेक्ट किया, क्या रिजेक्ट किया, वन लैंग्वेज वन स्टेट, इसको क्या किया, रिजेक्ट किया। वन लैंग्वेज वन स्टेट को क्या किया, रिजेक्ट किया। इन्होंने ये कहा कि द यूनियन ऑफ इंडिया should be regarded as the primary consideration in any redrawing of the country's political units। और उसके लिए उन्होंने 4 मेजर फैक्टर को क्या किया, बताया। जो पहला फैक्टर था ये था प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिंग ऑफ द कंट्री। इस बात को आप हाईलाइट कर लो। दूसरी बात क्या है, कि जो लिंग्विस्टिक है और कल्चरल होमोजेनिटी को प्रोटेक्ट करते हुए। ओके, जो तीसरी बात थी कि फिनेंशियल हो, इकोनॉमिक हो और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चौथी थी वो ये थी कि प्लानिंग और प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज द होल। ठीक है, अब क्या हुआ कि फैजल अली जो कमीशन थी यहाँ पर तो हुआ बात, लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या किया गया था, ओरिजिनली 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किए गए थे, उसको क्या किया गया, उसके बाद हटा दिए गए, खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दी गई। और बाद में क्या हुआ, 16 स्टेट प्लस 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज को क्या किए गए, क्रिएट किए गए। और क्रिएट करने के बाद क्या किया गया, अब याद रखिए, क्रिएट करने के बाद क्या हुआ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाए गए। ठीक है, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद क्या किए गए कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 लाया गया। ठीक है, और इसके तहत क्या हुआ कि जो पार्ट ए थे और पार्ट बी थे, पार्ट ए के बीच और पार्ट बी के बीच जो डिस्टिंक्शन थी उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, डिस्टिंक्शन को खत्म किया, किसको खत्म किया, डिस्टिंक्शन को खत्म किया गया। और पार्ट सी जो था उसको क्या किया गया, उसको एबॉलिश कर दिया गया। इसका मतलब ओवरऑल क्या था, ओवरऑल आपको याद रखना है कि नवंबर 1 1956 को टोटल कितने स्टेट थे, 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो है हमारा पार्ट ए। आपको याद रखना है कि
टोटल 14 स्टेट्स कौन कौन थे एक बार देख लेना आप, ठीक है। देखने के बाद आप एक बार उसको देख लेना और उसको एक बार मेमोराइज कर लेना। फ्रेंड्स, ये पार्ट ए वीडियो का है, लेकिन पार्ट बी में मैं ये बताऊंगा कि स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किए जा सकते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को मैं वहाँ समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी समझाऊंगा कि कौन सी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ है, किसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, ऑल्ट्रेशन कब हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर शॉर्ट में इतना जान लो, इस टॉपिक को आप छोड़ दो। न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956, मैं इसको समझाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन अब लास्ट पे आ जाओ। लास्ट क्या है? चेंज ऑफ नेम्स, ठीक है। अब याद रखना कि सबसे पहले चेंज ऑफ द स्टेट में सबसे पहले क्या किया गया, कि फर्स्ट जो प्रोविंस थे वहाँ वर्ड को हटाकर उसको उत्तर प्रदेश रखा गया 1950 में। दूसरी बात, 1969 में मद्रास को क्या किया गया? तमिलनाडु कहे गए, ठीक है। जो तीसरी बात यह है, जो मैसूर है उसको क्या बनाया गया? कर्नाटक बनाया गया, ठीक है। आपको एकदम सीक्वेंस में याद रखने हैं। 1973 में क्या किया गया? जो लक्षद्वीप या मिनिकॉय या अमिनदीवी आइलैंड थे, इन सभी को क्या किया गया? एक साथ जोड़ के क्या बनाया गया? लक्षद्वीप बनाया गया, ठीक है। और 1992 में क्या किया गया? यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को रेजिनेट किया गया, ठीक है। डेजिनेट क्या किया गया? डेजिनेट किया गया एज द एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा गया। और ये किसके थ्रू कहा गया? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू, याद रखना इस बात को। और उसी समय उसके बाद क्या होता है? 2006 में आते हैं। 2006 में क्या होता है? 2006 में उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा गया, और साथ साथ इसी समय पौंडीचेरी को पुडुचेरी भी कहा गया। और 2011 में क्या हुआ? ओडिशा को ओडिशा कहा गया। तो ये था आपका ये वाली टॉपिक। अब मेरा जो मेन काम ये है कि आर्टिकल 3 को कैसे प्रैक्टिस में लाते हैं उस चीज़ को समझाना, प्लस साथ में ये जो स्टेट की फॉर्मेशन सीक्वेंस में बताना है कि कौन से स्टेट का फॉर्मेशन कब हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसके पार्ट बी में आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आराम से, ताकि मैं नए नए वीडियोस पूरी पॉलिटी को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप लोग कमेंट में लिख दो यस सर, यस भैया, आई एम जस्ट स्टडिंग विद यू, है ना। थैंक यू।